हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और आज हम लोग टेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले टेंस होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। टेंस क्रिया का वह रूप है जिसके अंतर्गत समय की जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम। लेकिन इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें यह ज्ञात करना है कि आखिर टेंस होता क्या है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक कविता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कराना चाहता हूं, जो है हो हूं को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों अब टेंस पहचानो। अर्थात जिस वाक्य के अंत में है हो हूं लगा रहता है वह वाक्य प्रेजेंट टेंस कहलाता है, और जिसके अंत में था थे थी लगा रहता है वह वाक्य पास्ट टेंस कहलाता है। इसी प्रकार से जिस वाक्य के अंत में गा के गी लगा रहता है वह वाक्य जो है फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चों को यह ज्ञात नहीं हो पाता है, ये जान नहीं पाते हैं कि आखिर हम वाक्य को किस तरह से पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे कि यह जो वाक्य है प्रेजेंट टेंस में है, यह वाक्य जो है पास्ट टेंस में है और यह वाक्य फ्यूचर टेंस में है। इसमें कंफ्यूजन रहता है। सब कुछ जानने के बाद भी बच्चे के दिमाग में यह कंफ्यूजन पैदा रहता है। सबसे पहले हमको इनकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वाक्य किस टेंस के अंतर्गत आता है। इसलिए मैंने उपरोक्त कविता के माध्यम से यह बताने की कोशिश किया कि जिन वाक्य के अंत में हाय हो हूं रहता है वो कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस होता है, और जिन वाक्य के अंत में था थे थी रहता है वह वाक्य जो है पास्ट टेंस के अंतर्गत होता है, तथा जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी लगा रहता है वह जो है फ्यूचर टेंस होता है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। इनके 4 फॉर्म होते हैं, जिनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इनके 4 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिन्हें सामान्य वर्तमान कहा जाता है। सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम तत्कालिक वर्तमान कहते हैं। और थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। और लास्ट जो चौथा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, जिसको हम तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने यह बताने जा रहा हूं कि आखिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सबसे जरूरी होता है कि लिखा हुआ वाक्य किस तरह का होना चाहिए, कैसा रहता है कि हम उसको जानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसलिए इसकी पहचान कराने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूं, ता हूं लगा रहता है, तो वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको इसके अंतर्गत कौन सा स्ट्रक्चर लगा करके हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर इन अफर्मेटिव केस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वाक्य का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव होता है। यानी सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंस में, जिसको हम स्वीकारात्मक कहते हैं, इसके लिए हम लोग किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, हम पहले आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये अफर्मेटिव मोड में। जैसे राम आम खाता है, राम
जानकारी प्राप्त करना है कि कब हम लोग V1 का यूज करेंगे और कब हम लोग V5 का यूज करेंगे। ठीक है, तो V1 का यूज तब होता है जबकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल में, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में रहता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं, इसलिए मैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा हूं इस वीडियो के अंतर्गत। लेकिन इस बात की जानकारी रखना है कि अगर वो वाक्य फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हो, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में रहता है, तो हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। और V5 का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ ही होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना होगा तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को यह जानकारी दे चुका है, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं। ऐसे स्पेशली मैं थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा हूं, ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम। ही, सी, इट और एनी सिंगल नेम अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। अब हमें थोड़ी सी जानकारी देना है आप लोगों को कि आखिर V5 क्या होता है। तो V5 का मतलब यह हो गया कि वर्ब में एस या ईएस का यूज होना, यानी जब वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाता है, वह V5 होता है। जैसे रीड में जब हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह V5 हो जाता है। उसी तरह से राइट, WRITE में हम जब एस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, इसलिए हम V5 का प्रयोग करते हैं जबकि वर्ब जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। तो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से राम आम खाता है, तो राम आम खाता है को हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, राम इट्स ए मैंगो। राम इट्स ए मैंगो। मुझे लगता है आप लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी, इसलिए मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, निगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं, उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं। तो निगेटिव फॉर्म के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी निगेटिव फॉर्म को बनाने समय हमें V1 का ही प्रयोग किया जाता है, हम V1 का ही प्रयोग करते हैं, V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के अंतर्गत राम आम नहीं खाता है, राम आम नहीं खाता है, तो क्योंकि यहाँ राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम इसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। जैसा कि उपरोक्त हमने बताया था कि V5 यानी जिन वाक्यों में V5 का प्रयोग होता है उन्हीं वाक्यों में हम डज का प्रयोग करते हैं और डज के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है निगेटिव फॉर्मेशन में। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जान सकते हैं राम आम नहीं खाता है, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं राम डज नॉट ईट ए मैंगो। यहाँ ईट जो है V1 है और इसके पहले डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। सेम अगर हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को लेते हैं, जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो यहाँ पर मैं जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग होता है। तो राम डू नॉट गो
राम डू नॉट गो टू मार्केट। जस्ट इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। तो प्रश्न सूचक वाक्य को जानने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड में कैसे करते हैं, डू या डज को हम शुरू में करते हैं। डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद गिवन और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है, तो डज राम गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट, और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इसके बाद लास्ट ऑप्शन में हम लोग चलते हैं हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, यानी प्रश्न सूचक का नकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाता है, इसके लिए भी हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा। कैसे बनाएंगे हम लोग, इसमें डू और डज, तो स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो यहां देखिए निगेटिव फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या करेंगे, डज राम नॉट गो टू मार्केट, डज राम नॉट गो टू मार्केट, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। और इसके बाद मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हमें यह जानकारी प्राप्त करना है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं, इसका अक्षरशः आप लोग ध्यान देंगे, और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी तरह से इसको सुनते हैं और ध्यान देते हैं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे मैंने बताया, और मुझे लगता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप लोग खूब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान के बारे में बता रहा हूं। जिस हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि लगा रहता है, तो वैसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं। उदाहरण स्वरूप में मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, इस वाक्य के लास्ट में रहा हूं यूज हुआ है, तो स्पष्ट रूप से हमको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, हमें जान जाना चाहिए कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। मैंने पिछले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में भी बता चुका है। अगर आपको इसके बारे में बृहद जानकारी प्राप्त करना है, अधिक जानकारी लेना है, तो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो वर्ब जो मैंने बनाया है उसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को क्लासिफाई करके अलग अलग मैंने डिफाइन किया है और अलग अलग उसको बताया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग किया गया है। इज आर एम का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में हमने बताया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह जानना है कि ये V4 क्या होता है। तो V4 के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। यानी मेन वर्ब में जब ing को हम ऐड कर देते हैं, मेन वर्ब में जब ing को ऐड करते हैं तो वैसे कंडीशन में यह क्या हो जाता है, V4 हो जाता है। जैसे रीड, रीड में जब ing जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा रीडिंग, राइट में जब ing जोड़ेंगे तो हो जाएगा राइटिंग, प्ले में जब ing जोड़ेंगे तो हो जाएगा वह प्लेइंग। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का सामंजन करते हैं, मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं।
ऐसी स्थिति में जैसे मैंने स्ट्रक्चर में बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ईच आर एम प्लस मेन वर्ब का पार्ट 4 यानी V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ एम का प्रयोग होता है जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसलिए आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या होता है इसका, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर यही वह बाजार जा रहा है रहता तो क्या हो जाता, ही इज गोइंग टू मार्केट, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही सी इट और कोई नाम के साथ इज का प्रयोग होता है, और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर इट मींस यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप लोग ये अफर्मेटिव मोड में जो होता है, जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आप समझ चुके होंगे। ये आपका अपना हो गया होगा। अब हम लोग निगेटिव फॉर्मेशन में चलते हैं कि व्हाट इज द निगेटिव फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बाद मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों को जानना है, राम बाजार नहीं जा रहा है, इट मींस राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इसके बाद इंट्रोगेटिव के बारे में बताते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट से पहले हो जाता है, यानी इसका स्ट्रक्चर हो जाता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अर्थात क्या राम बाजार नहीं जा रहा है, क्या राम बाजार जा रहा है, तो इज राम गोइंग टू मार्केट, इज राम गोइंग टू मार्केट। और इसके बाद हम लोग हाउ टू ट्रांसलेट इनटू द इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव जो है हम कैसे वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो जाता है। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जिसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके अंतर्गत इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या है, ये है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है, तो वह जो वाक्य होता है वह परफेक्ट टेंस हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है क्या होता है, सब्जेक्ट यानी अफर्मेटिव मोड में, स्वीकारात्मक अर्थ में अफर्मेटिव मोड में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हमको जानना है कि V3 क्या होता है, यानी फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज V3, यानी वर्ब का तीसरा पार्ट जो होता है, तीसरा फॉर्म जो होता है वह V3 कहलाता है। जैसे एग्जांपल, राम आम खा चुका है, राम आम खा चुका है, तो क्या हो जाएगा इसका, राम हैज ईटेन ए मैंगो। क्या होगा इसका, राम हैज ईटेन ए मैंगो, यानी ईट का थर्ड फॉर्म जो है ईटेन होता है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है और बाकी के साथ हैव का प्रयोग होता है। इसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव में हैज हैव को पहले कर दिया जाता है, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात क्या वह आम खा चुका है, क्या वह आम खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही ईटेन ए मैंगो। इसका निगेटिव होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह आम नहीं खा चुका है, क्या वह आम नहीं खा चुका है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट ईटेन ए मैंगो, हैज ही नॉट ईटेन ए मैंगो। और
इसमें ध्यान रखना है कि यह जो मैंने अभी वाक्य बताया यह आपका इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है। यह जो वाक्य है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है। और निगेटिव के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह आम नहीं खा चुका है, ठीक है, वह आम नहीं खा चुका है, तो क्या हो जाएगा he has not eaten a mango। अब जैसा कि मुझे लगता है और आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर कर दिया, इसको क्लियरफाई कर दिया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है कि परफेक्ट भी रहता है और कंटीन्यूअस भी रहता है। यानी ये कंटिन्यूटी, जब कोई कार्य लगातार कुछ दिनों से, कुछ समय से, कुछ वर्षों से जारी रहता है, यानी कंटिन्यूटी भी होता है और पूर्णता भी होती है। वैसे कंटिन्यूअस में वैसे इसकी पहचान करते हैं क्या, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, दे रहे हैं, दे रहा हूं, ऐसा अगर वाक्य रहता है तो उसको हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समझते हैं। जैसे एग्जांपल के अंतर्गत वह 2 दिनों से इस काम को करता आ रहा है, वह 2 वर्षों से इस काम को करते आ रहा है, वह सोमवार से इस काम को करते आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस टाइम। इसका मतलब इसके पहले बिफोर हो या आफ्टर हो, इसको सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। यानी इस वाक्य में सिंस और फॉर जो प्रीपोजिशन होता है इसका भी प्रयोग किया जाता है और उसके बाद टाइमिंग दे दिया जाता है। जैसे वह 2 दिनों से इस काम को करते आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, he has been doing this work for 2 days। he has been doing this work for 2 days। सबसे पहले हमको इसमें फॉर और सिंस के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन मैंने प्रीपोजिशन का भी वीडियो बना रखा है और इस को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे प्रीपोजिशन वाले वीडियो को देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता रहा हूं फॉर का प्रयोग कहां होता है और सिंस का प्रयोग कहां होता है। तो फॉर का प्रयोग जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सिंस का प्रयोग जो है फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड जैसे सोमवार से या 1990 से, ठीक है, या 12 जुलाई से, इस तरह का अगर फिक्स टाइम रहता है तो वैसे कंडीशन में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जस्ट जो है इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में ये जो हैज हैव है इसको हम पहले कर देते हैं और बाकी सेम प्रक्रिया चलती है। जैसे हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइमिंग। उसी तरह से निगेटिव में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद इंट्रोगेटिव इंडिकेटिव में भी हम हैज हैव को पहले कर देते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह 2 दिनों से पढ़ते आ रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 days। इसी तरह से निगेटिव भी बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि आप लोग जो है प्रेजेंट टेंस खूब अच्छी तरह से समझ पाए हैं और मैं अगले टेंस के लिए यानी पास्ट टेंस के लिए आप लोगों को दूसरे वीडियो के अंतर्गत जो है मैं स्पष्टता जाहिर करूंगा और मैं तुरंत आपको दूसरा वीडियो देने वाला हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव अंडरस्टैंड माय व्यू ऑफ माइंड ऑफ टीचिंग, you will like, share and subscribe my channel for the next video. Thank you.